हो जाएगा क्लियर। तो बस ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोबियल पॉलीसेकेराइड्स। क्या क्या उसके टाइप्स है, क्या क्या उसका एप्लीकेशंस है, यूजेस है, यही जानना है। सो ये तो तुम अच्छी तरह से जानते होगे कि जो अगर कंपेयर किया जाए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इन सब का, तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन सोर्स है वो हमारा पॉलीसेकेराइड्स ही है, जो जिसमें कहा जाता है कि सेलुलोज जो होता है मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और इस पॉलीसेकेराइड्स का बहुत सारा एप्लीकेशन है। तो मिल्क में भी अच्छी तरह से जानते हो, थिकनिंग वगैरह के लिए करते हैं हम लोग, दही में भी मिलाते हैं ताकि टेक्सचर वगैरह इंप्रूव करे। तो ओवरऑल ये बताएगा कि क्या 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 ऐसा पॉलीसेकेराइड है, कौन कौन सा ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम ले सकते हैं और इसका कहाँ कहाँ हमारा एप्लीकेशन है। तो देखो, दीज आर सम ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स जो कि तुम्हारा माइक्रोबियल ओरिजिन है, लाइक जैंथेन, जैलिनिन, गैलिन, कर्लिन, पॉलिन्स। मेनली तुम्हारा जैंथेन, डेक्स्ट्रेन, ये सब तुम्हारा यूज टू है और ये तुम लोग सुने भी हुए होंगे। और कुछ जो होता है साइनोबैक्टीरियल पॉलीसेकेराइड्स जो होता है। और मेन इसका है कि ये जो मतलब कि फ्लो कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है, मतलब रियोलिसिस जो कि तुम इंजीनियरिंग में पढ़ते होगे, उसी पे इसका कमर्शियल वैल्यू जो है वो इसका बेस्ट है। जब हम डालेंगे पॉलीसेकेराइड्स, एकदम इमेजिन करो कि जस्ट लाइक जैसे अगर हम अगार डालते हैं तो कैसे थिकनेस बढ़ जाता है, कोई भी चीज़ जैसे पोटैटो स्टार्च डालते हैं तो हमारा थिकनेस इंक्रीज कर जाता है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, विस्कोसिटी इंक्रीज करता है और इसके थिकनिंग एंड जेलिंग एजेंट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर कहता है कि polysaccharides made by microorganism are secreted from the cell to form a layer over the surface of the organism। ये क्या करता है, जो भी ये पॉलीसेकेराइड सेक्रेट करता है वो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे वो सेक्रेट करता है। ठीक है। कीशु, कीशु, फोन ले जाओ, फोन फोन आ रहा है, हम क्लास ले रहे हैं। Certain microbes are known to produce nearly all the major plant polysaccharides such as glucan, alginate like material। ये भी तुम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हो, जो यहाँ है, यहाँ है फोन, गैस देखना बंद कर देना। कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो सारे मेजर प्लांट पॉलीसेकेराइड्स, ग्लूकेन, साल्जिनेट, क्योंकि जो पॉलीसेकेराइड्स है वो ज़्यादातर प्लांट से ही मिलता है। ये जो गम वगैरह जो हम लोग देखते हैं, जो बहुत सारा जो जैसे हम जस्ट लाइक जैसे जो साबूदाना वगैरह जो हम लोग खाते हैं ना, वो भी एक प्लांट सिक्रेशन है। ठीक है ना। तो ये जो मतलब कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो प्लांट्स जैसा भी पॉलीसेकेराइड सेक्रेट करते हैं। अब these are some of the microbial polysaccharides like कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड्स। कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड अच्छी तरह से जानते होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के ऊपर एक कैप्सूल का लेयर होता है और वो कैप्सूल जो लेयर होता है वो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है और वो उसका जो लेयर होता है ग्लूकेन का बना हुआ होता है जो कि पॉलीसेकेराइड्स होता है। सो वो जो कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड्स होता है वो एक्चुअली बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। और जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाता है उस बैक्टीरिया में पैथोजेनिसिटी पाया जाता है। मतलब ये देखा गया है कि अगर जिस बैक्टीरिया में वो कैप्सूल बनाने की एबिलिटी नहीं होती वो पैथोजेनिक भी नहीं होता। और कई तरह से ये हार्मफुल जो सब्सटेंस है उसको अपने अंदर एंट्री नहीं देने लगता है, जिससे कि वो पैथोजेनिक हो जाता है। कोई उसको किल नहीं कर सकता, एंटीबायोटिक का एक्ट नहीं कर सकता, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी सेफ होता है। तो ये तो हो गया तुम्हारा कि अंदर वो पॉलीसेकेराइड से क्लियर बना रहा है। एक्सोपॉलीसेकेराइड हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको सेक्रेट कर देगा, बाहर की ओर सेक्रेट कर देगा। और दीज आर हाउएवर इवॉल्व टू अवॉइड एनी एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स। मतलब कि जो तुम्हारा पॉलीसेकेराइड्स है ऑब्वियसली ये इसीलिए बनता है ताकि हमारा एंटीबॉडीज जो है उस पर एक्ट नहीं कर सके। और एंटीबॉडी उस पर एक्ट नहीं कर सकता तो इसलिए वो जो हमारा जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है उससे वो बच जाता है और इस तरह से वो काफी पैथोजेनिक हो जाता है। तो ये तो बेसिक पढ़े हुए हो गए। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको सेक्रेट करता है वेदर एज इंडोपॉलीसेकेराइड या एक्सोपॉलीसेकेराइड्स, तो उसको हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करना है ताकि हम अपने यूज में ला सके। क्योंकि ये जो जैंथन एंड जो डेक्स्ट्रन है इसका जो फूड इंडस्ट्रीज है उसमें इसका बहुत ज़्यादा इसका है और मतलब वैल्यू है। और ये मेनली क्या करता है, ये इमल्सिफायर की तरह भी एक्ट करता है, स्टेबलाइजर की एक्ट करता है की तरह एक्ट करता है, थिकनर की तरह एक्ट करता है, विस्कोसिफायर, फिल्म फॉर्मर एंड जेलिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है।
सो दीज आर सम ऑफ द माइक्रोबियल पॉलीसेकेराइड, जैसे जैंथन है, जैंथन एक पॉलीसेकेराइड है जो कि जैंथोमोनास कॉम्पोस्टेरिस से निकलता है। इसी तरह जो जेलेन है, जेलेन जो है वो स्ट्रिंगोमोनास पॉसिमोर्बिली से मिलता है, पॉलन जो होता है इस बैक्टीरिया से मिलता है। जो डेक्स्ट्रिन है सम ऑफ द ल्यूकोनोस्टक मेजेंट्रोइड्स और ल्यूकोनोस्टक डेस्ट्रेनिकम से भी मिलता है, जो कि तुम्हारा डेयरी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह जैलिनम जो है वो एसिटोबैक्टर जैलिनम से मिलता है, सेलुलोज वगैरह भी एसिटोबैक्टर से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एल्जिनेट वगैरह का ये सब जेल एजेंट जो बनता है, जो जेल वगैरह जैम एंड जेली वगैरह में भी हम यूज करते हैं, ये तुम्हारा एजिटोबैक्टर प्रोकोकम एजिटोबैक्टर विल्लेनी से बनता है, एंड ये कार्डिलेन जो होता है अल्कलीजेनस कैली से बनता है। तो ये कुछ एक आधम है जो कि प्रोडक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट तुम्हारा, ये जैंथन, डेक्स्ट्रिन, ये तुम्हारा पुलेन, सेलुलोज, ये एक आधा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ इसको थोड़ा याद कर लेना। अब कह रहा है कि जो माइक्रोबियल पॉलीसेकेराइड्स एंड प्लांट पॉलीसेकेराइड्स में क्या अंतर है। भाई प्लांट पॉलीसेकेराइड्स जो है ना वो थोड़ा एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा मतलब कि मुश्किल हो जाता है। 20 पॉलीसेकेराइड्स कमर्शियल है एंड उसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है तुम्हारा रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में। और जो माइक्रोबियल पॉलीसेकेराइड्स है वो मतलब कि समवॉट थोड़ा सा चीप पड़ता है, क्योंकि एक बार क्योंकि माइक्रोब्स का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है कि जो माइक्रोबियल पॉलीसेकेराइड्स है वो उसको हालांकि थोड़ा सा जो इनिशियल कॉस्ट होगा वो बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन बाद का जो अगर वो प्रोडक्शन स्टेट शुरू कर देगा तो हमारा कॉस्ट जो होता है वो घट जाएगा। जबकि जो प्लांट्स हैं उनसे मतलब एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा एक प्रॉब्लम है कि जो मतलब कि जो माइक्रोबियल पॉलीसेकेराइड्स है ना, ये माइक्रोबियल पॉलीसेकेराइड्स को हम कंट्रोल वे में भी कर सकते हैं। भाई ठीक है, हम ग्रोथ को उतने देर तक अगर हम चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, बट प्लांट के जो प्रोडक्ट है वो उनकी अपनी मर्जी पे है। प्लांट में बहुत ज़्यादा हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। प्लांट का अपना एक लाइफ होता है, वो सर्टेन पीरियड के बाद पॉलीसेकेराइड का प्रोडक्शन करेगा और जितना उसका एक ड्यूरेशन होता है उतना ही तक करेगा, तुम उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो प्लांट से बार बार प्लांट को मतलब इतना ज़्यादा तो प्लांट है भी नहीं हमारे पास, अब तो प्लांट्स में कट हो गए हैं और प्लांट्स का जो मेथड्स है वो काफ़ी टीडियस भी है। तो माइक्रोबियल पॉलीसेकेराइड्स जो होता है वो फेवरेबल वन है फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। अब ये जैंथम गम का कहाँ कहाँ कैसे क्या प्रोडक्शन होता है, ये जैंथम जो गम है वो एक नेचुरल पॉलीसेकेराइड है एंड एक इंडस्ट्रियल बायोपॉलीमर है। इसको सबसे पहले 1950s में मतलब नॉर्दर्न रीजनल रिसर्च लेबोरेटरीज है NRRL, वहाँ इसको डिस्कवर किया गया एंड ये प्रोड्यूस होता है बाय जैंथोमोनास कॉम्पोस्टेरिस। याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि मिलता जुलता नाम है। और ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स कहने का मतलब कि मोनोपॉलीसेकेराइड्स मतलब होमोपॉलीसेकेराइड्स मतलब एक ही तरह का पॉलीसेकेराइड्स होगा, और जैंथन जो है ना ये कई तरह के इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कई तरह के इसमें कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स लगे रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि दीज आर द हेट्रोपॉलीसेकेराइड विद द प्राइमरी स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ रिपीटेड पेंटासैकेराइड्स यूनिट फॉर्म बाय 2 ग्लूकोज यूनिट, 2 मैनोज यूनिट एंड 1 ग्लूकुरोनिक एसिड। हाँ, ये इसका उसका मतलब स्ट्रक्चर है। अब ये कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे इसको निकालते हैं, दिस आर द प्रोसेस। पहले तो तुम किसी भी चीज़ के लिए हमको माइक्रोबियल स्ट्रेन को सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट इन द सेंस कि हर माइक्रोब जो होता है वो हर चीज़ नहीं प्रोड्यूस कर सकता। अगर तुम ई कोलाई से चाहोगे कि हमारा जैंथम निकल जाए तो दैट इज इम्पॉसिबल। तो पहले तो तुम्हें इतना नॉलेज होना चाहिए कि किस बेसिस पे हम माइक्रोब्स को अलग करें। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपना एक कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है और उस फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे हम उसको पिक करते हैं। तो जो तुम्हारा सबसे पहला जो स्टेप होगा, सबसे पहला जो काम होगा वो होगा तुम्हारा सिलेक्शन ऑफ माइक्रोबियल स्ट्रेन, है ना। और फर्स्ट द सिलेक्टेड माइक्रोबियल स्ट्रेन इज प्रिजर्व फॉर पॉसिबल लॉन्ग टर्म स्टोरेज बाय प्रूवन मेथड टू मेंटेन द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। अब अगर तुमने माइक्रोबियल स्ट्रेन को कर लिया, माइक्रोबियल स्ट्रेन को तुमने सेलेक्ट कर लिया, तो अब उस एक बार उसको सिलेक्ट करने के बाद, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी मेहनत होता है, उसमें तुमको उसका बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी करना पड़ेगा, कल्चर करके उसका स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करने के बाद या अगर तुम DNA मेथड लगाते हो, कोई भी मेथड जो है वो टाइम टेकिंग है। तो एक बार जब तुम आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको हम लोग प्रिजर्व कर लेते हैं। प्रिजर्व या उसको किसी भी फॉर्म में करते हैं, या तो हम उसको पाउडर फॉर्म में करें या उसको लिक्विड फॉर्म में करें या उसको स्लांट फॉर्म में करें, किसी भी फॉर्म में हम उसको सिलेक्ट करके और प्रिजर्व करके रख लें कि जब जब हमें जरूरत पड़े हम उसको निकालें।
A small amount of the preserved culture is expanded by growth on solid surface of the liquid media to obtain the inoculum for large bioreactor. ये किसी भी प्रोसेस में तुमने स्कालिंग अप का प्रोसेस पढ़ा होगा, स्टार्टर कल्चर में भी ये स्काल अप का एक प्रोसेस तुमने पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई कल्चर मंगाते हैं, कहीं से भी कल्चर मंगाते हैं, कमर्शियली हम कहीं से कल्चर पहले अगर मंगाते हैं तो उस कमर्शियल कल्चर को पहले हम छोटा, मतलब उसको हम लोग एक स्मॉल स्केल पे पहले ग्रो कराते हैं, है ना। मदर कल्चर जो होता है, मदर कल्चर आया, मदर कल्चर से फिर हम उसको एक बल्क कल्चर, मदर कल्चर से फिर बीच वाला एक स्मॉल कल्चर होता है, फिर उसके बाद हम लोग लार्ज अमाउंट में जाते हैं। तो स्टेप वाइज ये है जिसमें कि हम माइक्रोबियल जो कल्चर है उसका पहले नंबर बढ़ाते हैं, फिर उसको बायो फर्मेंटर, जब तुम बायो रिएक्टर यूज कर रहे हो तो ये बायो रिएक्टर जो है, ये जो जैंथा प्रोड्यूसिंग करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी जैंथोमोनास कंपोस्टेरिस जो है वो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हम इसके लिए एरोबिक फर्मेंटर यूज करेंगे। अब तुम डिपेंड करता है कि तुम किस तरह का उसमें यूज करते हो, वेदर तुम बैच कल्चर यूज करते हो या कंटिन्यूअस कल्चर यूज करते हो। ये सारा बैच कल्चर एंड कंटिन्यूअस कल्चर क्या है ये तुम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो कि बैच में है कि हम एक ही बार सारा चीज डाल देते हैं, है ना, माइक्रोब्स उसका सबस्ट्रेट सब एक साथ डाल देते हैं और उसमें किसी तरह का बीच में हम कोई मैनिपुलेशन नहीं करते, सीधा हमारा एंड प्रोडक्ट बनता है तभी हम ऑपरेशन को टच करते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस कल्चर में क्या है कि हाँ हमारा एंड प्रोडक्ट जो है वो हम निकालते गए, ऊपर से हम फ्रेश सबस्ट्रेट जो है वो डालते गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डालते गए, हमारा जो स्पेंट मटेरियल है उसको हटाते गए, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है। The medium composition and the culture condition, temperature, pH, dissolved oxygen concentrate, इन सब को तुम्हें बीच बीच में मॉनिटर करना पड़ता है बायोरिएक्टर में, ठीक है ना। ये तुम्हारा एक पूरा एकदम ग्राउंड लेवल पे बता रहा है कि इसको तुम कैसे प्रोसेस कर सकते हो। ये तुम्हारा देखो ये है कि भाई ये हमारा जैंथोमोनास कंपोस्टेरिस है, ठीक है, जैंथोमोनास कंपोस्टेरिस है, ये मेन स्ट्रेन आया, मेन स्ट्रेन आने के बाद इसको क्या किया गया कि इनोकुलम, पहले तो इनोकुलम मेंटेन किया गया, बायो रिएक्टर में डाला गया, प्रोडक्शन मीडियम, ऑपरेशन कंडीशन, ये सारा जो है वो तुम्हारा उसको मेंटेन किया गया, फर्मेंटेशन ग्रोथ है, पास्चुराइजेशन किया गया, सेल का रिमूवल किया गया, है ना, फिर उसका डिस्टिलेशन, प्रेसिपिटेशन, सेपरेशन, ये ओवरऑल तुम्हारा मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है ना। कि फर्मेंटेशन में हम लोग कोई बायो रिएक्टर यानी कि जहाँ पे फर्मेंटेशन हो रहा है उसको हम लोग बायो रिएक्टर कहते हैं। उस बायो रिएक्टर में तुमने क्या किया कि जैंथम कंपोस्टेरिस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डाला, है ना। फर्मेंटेशन ग्रोथ को पहले तुमने सारा जो भी फर्मेंटेशन ग्रोथ कहने का मतलब कि जो तुमने उसमें मटेरियल डाला, जो प्रोडक्ट के लिए तुम कुछ तो सबस्ट्रेट डालोगे ना, तो वो सारा सबस्ट्रेट वगैरह जो होगा वो तुम्हारा पास्चुराइज होगा, है ना। उसके बाद जैंथम कंपोस्टेरिस डालने के बाद जब तुम्हारा रिएक्शन ओवर हो जाएगा तो तुम सेल को रिमूव करोगे, क्योंकि और प्रोडक्ट जब भी मतलब सेल रिमूवल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि अगर तुम्हारा सेल रह जाता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें रह ही गया है ना, तो वो क्या करेगा, प्रोसेस को कंटिन्यू करता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा, है ना, तो वो कुछ का कुछ बन जाएगा। तो सेल रिमूवल भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर उसके बाद तुम उसका प्रेसिपिटेशन करोगे, सेपरेशन करोगे, उसका वॉशिंग करोगे, है ना, उसका डी वाटरिंग, ये सारा जो भी उसका प्रोसेस है, ड्राइंग वाइंग करके तुम्हारा जैंथम गम उससे बनता है। अब ये तुम्हारा पार्टिकुलरली बता रहा है डेक्स्ट्रेन के लिए कि डेक्स्ट्रेन का फर्मेंटेशन कंडीशन क्या होना चाहिए। तो ये उसने कह रहा है कि उसमें सेवरल न्यूट्रिशंस चाहिए, उसमें माइक्रो न्यूट्रिशन भी चाहिए, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, सॉल्ट्स वगैरह, एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट भी चाहिए, कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह चाहिए। और इसमें जो मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो यूज कार्बन सोर्स है वो तुम्हारा ग्लूकोज एंड सुक्रोज है, जो कि 2 to 4% में प्रिफर्ड होता है। ग्रोथ टेम्परेचर जो है इसमें 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। अगर तुम्हें क्वेश्चन में सिंपल आ जाए कि जैंथम गम के प्रोडक्शन का सारा स्टेप लिखो, तो ये सारा स्टेप तुम्हें 5 मार्क्स में अगर स्पेशली आएगा तो ये सारा स्टेप तुम्हें लिखना पड़ेगा। पीएच कितना होना चाहिए, तो कह रहा है कि 5 से मतलब 5 के क्लोज होना चाहिए, ठीक है। और टेम्परेचर तुम्हारा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ग्लूकोज और एज ए कार्बन सोर्स तो ग्लूकोज या सुक्रोज यूज कर सकते हो। माइक्रोन्यूट्रिएंट, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम होना चाहिए और कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट भी जानना चाहिए। और ये स्पार्ज स्टर्ड टैंक इज एम्प्लॉयड मोस्ट फ्रिक्वेंटली व्हेन द स्टिरर स्पीड नॉट कांस्टेंट। स्टिरर का जो स्पीड है वो -500 मतलब लेस देन 500 आरपीएम होना चाहिए। स्पार्ज स्टिरर करने का मतलब स्पार्गर एक अटैचमेंट होता है फर्मेंटेशन में, तुम्हें याद होगा, है ना, कि वो जो स्पार्जर है जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है।
है ना। तो इसमें हम स्पार्जर के थ्रू उसमें ऑक्सीजन डालते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको ऑक्सीजन कंडीशन चाहिए। अब ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेस मतलब तुम्हें पता मार्केट होगा। में। यस। हाँ, क्या होता है बोलो, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस मतलब सारा प्रोसेस करने के बाद जो मार्केट में आता है प्रोडक्ट रिकवरी जो प्रोडक्ट स्टेज, रेडी। यस। यस, प्रोडक्ट रिकवरी जो स्टेज होता है वो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है। यही है, एट द एंड ऑफ फर्मेंटेशन द ब्रोथ कंटेन जैंथन, बैक्टीरियल सेल एंड मेनी अदर केमिकल्स। तो अच्छी तरह से पता ही होगा, जब सारा प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारा तो उसमें तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट भी होगा, लेकिन उसमें सेल्स भी होगा एंड अदर केमिकल्स होगा। तो यही तुम्हारा बैक्टीरियल सेल्स रिमूवल एंड अदर केमिकल के रिमूवल वाला जो स्टेप होता है वो डाउन स्ट्रीम, यानी कि प्रोडक्ट को एकदम प्योर प्रोडक्ट को प्राप्त करना ही डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है। अब इसमें कह रहा है कि सेल को हम लोग यूजली रिमूव पहले करते हैं, या तो फिल्ट्रेशन से करते हैं या तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन से करते हैं। अब या तो तुम दूसरा मेथड है कि हम लोग वाटर मतलब वाटर मिसिबल नॉन सॉल्वेंट को भी यूज करते हैं, जैसे आइसोप्रोपेनॉल, इथेनॉल, एसीटोन, ये वगैरह भी हम लोग यूज करते हैं, या सर्टेन हम लोग साल्ट मिलाते हैं या पीएच एडजस्टमेंट करते हैं, जिससे कि हमारा जो मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारा रिमूव हो, केमिकल वगैरह मतलब हटे उसमें जो। लेकिन जो एफडीए का रेगुलेशन है कि जैंथम गम, क्योंकि फूड ग्रेड अगर जैंथम गम अगर हमको उसको फूड में यूज करना है तो हमें आइसोप्रोपेनॉल का यूज करना चाहिए फॉर द प्रेसिपिटेशन। और आफ्टर प्रेसिपिटेशन प्रोडक्ट्स को हम लोग मैकेनिकली डिवाटर्ड एंड ड्राई करते हैं, मतलब जो जैंथम निकल जाता है उसको फिर हम लोग ड्राई भी करते हैं, उसको मैकेनिकली करते हैं या अपना जो दूसरा अगर कुछ वाटरिंग डिवाटरिंग का कोई मेथड है तो वो यूज करते हैं। अब जैंथम गम का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्योंकि प्रॉपर्टीज भी तुम्हें पढ़ना है कि ये जो है वो इसका विस्कोसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, द हाई विस्कोसिटी। और मतलब कि जिस प्रोडक्ट में डालोगे वो बहुत लो कंसंट्रेशन में भी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और इसीलिए फूड एडिटिव के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। सिरप वगैरह जब बनाते हैं ना तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी थिक सिरप वगैरह बनता है उसमें हमारा जैंथम गम का यूज होता है। और या स्टेबलाइजर की तरह ये एक्ट करता है। ये लो कैलोरी ड्रिंक है जो विच इंक्रीजेस द thinning consistency where the total or partial sugars are replaced by artificial sweeteners। जहाँ की हम लोग जैसे कई बार हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मतलब कि जो शुगर्स है उसमें हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डालते हैं। हाँ हाँ, उस रोग, हाँ बहुत तरह आजकल एनर्जी ड्रिंक आ रहा है ना जिसमें कि शुगर वगैरह को कम करके और आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल रहा है ताकि शुगर जो कैलोरी वैल्यू उसका कम हो जाए, है ना। जैसे स्टीविया वगैरह का बोलता है कि डाले, क्योंकि शुगर जो नेचुरल शुगर है उसमें तो बहुत ज्यादा कैलोरी है ना, तो कुछ जो हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है वो यूज करते हैं अपना लो कैलोरी शुगर, तो उसमें इसका यूज होता है। अब कह रहा है कि स्टेबलाइजर इन मोस्ट लिक्विड एंड सेमी लिक्विड फूड एंड गिव ए बॉडी फॉर्म टू मोस्ट डेयरी प्रोडक्ट। मोस्टली जो डेयरी प्रोडक्ट्स होता है उसमें एज ए स्टेबलाइजर की तरह यूज होता है। और फ्रीज थॉ स्टेबिलिटी इट्स मेजर फूड एडिटिव इन फ्रोजन एंड, मतलब जो फ्रोजन फूड होता है उसमें इसका यूज होता है, बेकरी प्रोडक्ट्स में इसका यूज होता है, लो फैट में ये यूज होता है ताकि उसकी विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज करे, मेयोनीज चीज वगैरह में ये इसका यूज होता है। और जैंथिन को एफडीए अप्रूव भी किया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग हाई कमर्शियल वैल्यू के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं, मतलब हाईली ये यूज्ड है, कमर्शियली ये हाईली यूज प्रोडक्ट है जैंथिन का। ठीक है। अब कह रहा है कि किस फूड में कितना यूज होता है पॉलीसेक्राइड का, कितना कंसंट्रेशन चाहिए, ये कंसंट्रेशन जो होता है डिसाइडेड होता है। जैसे कह रहा है कि जैसे सलाद ड्रेसिंग है तो सलाद ड्रेसिंग में 0.1 to 0.5% इसमें चाहिए। और ये सलाद ड्रेसिंग जो है, सलाद ड्रेसिंग देखे हो कि नहीं, सलाद मतलब एक सॉस की तरह ही होता है, जैसे सलाद उलाद काट दो उसके ऊपर ऐसे ऐसे थोड़ा सा डाल दो, टेस्ट थोड़ा ये बढ़ा देता है। तो ये फंक्शनल इसका यही कि इमल्सन स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करता है, सस्पेंडिंग एजेंट, डिस्पेरेंट, है ना, इजेस डिस्पर्सन इन हॉट और कोल्ड वाटर। ड्राई मिक्सेस में भी यूज होता है, सिरप, टॉपिंग और सॉसेस वगैरह। इसी तरह तुम्हारा बिवरेजेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, बेक प्रोडक्ट, फ्रोजन फूड, इन सब इसका कंसंट्रेशन हमको नहीं लगता है कितना ज्यादा तुम लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है तुम्हारा जेलम।
जलन जो है ये बैक्टीरियम स्फिंगोमोनास पॉसिमोबिलिस से मिलता है, ठीक है ना। ये सब जो है ना ये एक एक नंबर के लिए तुम्हारा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब ये जो जलन है, ये जलन it was approved by FDA as a food additive in the year 1992। 1992 में इसको फूड एडिटिव की तरह अप्रूवल दिया गया। और अगेन ये स्टेबलाइजर, जेलिंग एजेंट एंड थिकनिंग एजेंट की तरह यूज होता है। जो काम जेंथम का है वही काम इसका भी है कि ये तुम्हारा स्ट्रक्चर, टेक्सचर, माउथ फील थोड़ा देगा, है ना। इट इज यूज इन कॉन्फेक्शनरी यूनिट टू रिड्यूस द सेट टाइम ऑफ जेलिंग सच एज स्टार जेलीज कॉन्फेक्शनरी, यानी बताया जैसे कि तुम्हारे जो जेलीज वगैरह में इसका यूज होता है। प्रिवेंट मॉइस्चर लॉस इन सुगरी फूड, Gillian can help pectin enzyme with low concentration use when compared to pectins। तो तुमने सुना होगा कि जो जेली वगैरह में पेक्टिन्स का यूज होता है। पेक्टिन्स क्या करता है, जो सेल वॉल है नेचुरली भी पाया जाता है, ये पेक्टिन्स जो होता है वो हर फ्रूट के वॉल में नेचुरली पाया जाता है, जो कि उसको क्या करता है, गलाता है, मतलब उसको पकने में हेल्प करता है। तो ये जो जैम में पेक्टिन का यूज होता है, पेक्टिनेज एंजाइम का यूज होता है, जिससे कि जो फ्रूट्स वगैरह वो मतलब कि नेचुरली वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे हम जेलिन का यूज कर सकते हैं। मॉडिफाइड स्टार्च फूड टू इंक्रीज स्टेबिलिटी एज स्टेबलाइजर एंड वाटर बाइंडिंग एजेंट प्रिवेंटिंग द ब्लंटिंग इफेक्ट, है ना। फैब्रिकेटेड फूड लाइक मीट, फ्रूट, कन्फेक्शनरी फॉल्स इनटू दिस कंटेंट, मतलब ये जेलिन का हमारा वेरियस यूज है। ये इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कहाँ कहाँ क्या यूज होता है, ये वेरियस कंसंट्रेशन है इसका। आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा। और अदर जो पॉलीसेक्राइड्स है, पुलेन है जो कि तुम्हारा ओरोबेसिडियम पुलोलन से निकलता है, ठीक है। और ये जो है ना ये फंजाई है। और ये वाइट टेस्टलेस ऑर्डरलेस पाउडर है जो कि तुम्हारा नॉन हाइग्रोस्कोपिक सोल्यूशन है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। और इसको हम लोग जनरली 5 to 10% यूज करते हैं। और ये यूज होता है फॉर द कैप्सूल सेल, है ना। जैसे हम लोग कई दवाई वगैरह जो है वो कैप्सूल में खाते हैं ना, वहाँ पे इसका पुलेंस का यूज होता है। और कई तरह के ये स्नैक्स फूड में यूज होते हैं। अब ये कई कुछ है जापान में यूज होता है, क्वाड्रू एंड पाउडर चीज में यूज होता है। और इसको हम लोग स्लो, क्योंकि ये ह्यूमन में इसको डाइजेस्ट करने का एंजाइम नहीं पाया जाता, तो इसको बहुत कम डोज में यूज किया जाता है। और हैम हैम वगैरह तो इंडिया में हमको नहीं लगता खाया जाता है, उसके ये पैकेजिंग फिल्म के लिए यूज होता है। अब ये इसका कंसंट्रेशन है, एडिबल फिल्म इन कन्फेक्शनरी, डेकोरेशन, स्नैक्स फूड, एडिबल फिल्म विद इसका सारा ये सब इसका जो प्रॉपर्टी है वो है। अनदर जो इम्पोर्टेंट है पॉलीसेक्राइड्स वो है डेक्स्ट्रिन, और ये तुम्हारा ल्यूकोनोस्टक मेजेंट्रोइड से निकलता है। ये फर्स्ट माइक्रोबियल पॉलीसेक्राइड्स है जिसको कि कमर्शियलाइज किया गया और इसको अप्रूव किया गया फॉर द फूड के लिए। एंड इट इज यूज इन पुडिंग मिक्सेस टू प्रोवाइड देम विद टेक्सचर एंड माउथ फील। पुडिंग वगैरह समझते हैं ना, मीठा मीठा जो जो भी खाने का जो चीज होता है उसको हम लोग पुडिंग कहते हैं। जैसे इसका तुम्हारा कंसंट्रेशन है, मेनली यूज होता है बेकरी, आइसक्रीम, फ्रोजन एंड ड्राई फ्रूट से। पुडिंग समझ रहे हो ना, मीठा जो डेजर्ट होता है ना उसी। तुम हो कि गए रे राजकुमार? राजकुमार, राजकुमार इज आउट। राजकुमार, नो मैम। अरे तुम कहाँ चले जा रहे हो, अचानक स्क्रीन से गायब हो जा रहा है। चलो, हाँ दूसरा जो हमारा माइक्रोबियल जो पॉलीसेक्राइड्स है वो है जैलिनन। और ये भी तुम्हारा एक माइक्रोबियल एक्सोपॉलीसेक्राइड्स है जो कि एसिटोबैक्टर जैलिनम से निकलता है। एसिटोबैक्टर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और अगेन ये सब जो है वो विस्कोफाइंग एंड जेलिंग एजेंट ही है, और मेनली ये जेल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ये कह रहा है इट इज मेजर कंपोनेंट इन नाटा डी कोको, है ना, जो कि अब हम लोग इसको नहीं जानते हैं, हम तो बिल्कुल नहीं जानते। ये मेनली जापान एंड फिलीपींस ये सब वो लोग खाता पीता होगा, इसको कहाँ कहाँ यूज करता है वो लोग जाने।
अब अनदर जो है वो तुम्हारा सारा, तो अभी तो सब माइक्रोबियल ही पढ़ रहे हो है ना, तो कम से कम उसका नाम याद कर लेना। एल्जिनेट कहाँ से मिलता है, जेंथम कहाँ से मिलता है, डेक्स्ट्रेन कहाँ से मिलता है, पुलेन कहाँ से मिलता है, ठीक है ना। ये एक एक कर तुमको शायद याद करना पड़ेगा, मतलब रटना पड़ेगा। और ये मेनली एलिजिनेट जो है वो मिलता है सुडोमोनास एरिजिनेशा, एजोटोबैक्टर प्रोकोकम, एजोटोबैक्टर विनलैंडी से मिलता है। और ये इसका जो है एल्जिनेट्स का बहुत ज़्यादा लार्ज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। कह रहा है कि एक जो एरिजिनेशा है जो कि इफेक्टिव एजेंट है फॉर द रेस्पिरेटरी डिजीज एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, वहाँ एल्जिनेट का यूज होता है ड्यू टू देयर थिंकिंग स्टेबलाइजिंग एजेंट। तुम धूप में हो क्या राजकुमार, धूप में बाहर बैठे हुए हो नो मैम, इसीलिए घर के तुमको पास में है। लेकिन लग रहा है कि धूप में पूरा पूरा पसीने पसीने हो रहा है। अच्छा खत्म ही है, ज्यादा है नहीं। कैन बी अप्लाइड टू, मतलब ये मेनली तुम्हारे जैम, सूप, सॉसेस, मीट, फिश वगैरह में यूज होता है। और जो एक टिपिकल यूज है ना, देखो जनरल यूज तो ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ कुछ टिपिकल है, जैसे तुमको दे दिया रेस्पिरेटरी डिजीज एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस में कौन सा यूज होता है, तो एल्जिनेट वहाँ पे यूज होता है। तो उसको तुम अंडरलाइन एक बार कर लेना, या तो देखो ये तो रिकॉर्डिंग चला जाएगा तुम्हारे, एक बार इसका नोट्स बना लेना, ठीक है ना। और नोट्स जी हमको तुम दिखाओगे, ठीक है। 20-25 स्लाइड का नोट्स तो तुम्हारा 4-5 पेज में बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। और ये नोट्स तुम्हारे कॉपी में रहेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा एग्जाम पर्पज से। अब ये जो एल्जिनेट है ये मेनली कन्फेक्शनरी, डेयरी प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, जैम, सूप, सॉसेस, मीट, फिश वगैरह में यूज होता है। और ये थिकनर, स्टेबलाइजर एंड जेनिंग एजेंट के, तो वर्क तो लग मोर और लेस सबका सेम ही है, इसलिए अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अनदर जो है वो कर्डलिन है, ये एल्जिनेस फिकलिस से मिलता है। एंड ये इम्प्रूव्ड वर्जन है, और ये भी मेनली विस्कोसिटी, डिहाइड्रेशन, जेलिंग एंड टेक्सचर मॉडिफाइंग प्रॉपर्टीज की तरह एक्ट करता है। और सेम इसका भी वही सेम फंक्शन है, देख लो इसका, जेलिंग एज ए जेलिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, टेक्सचर मॉडिफिकेशन के लिए एक्ट करता है, विस्कोसिटी को इम्प्रूव करता है, एंड ये रिहाइड्रेशन को ये इम्प्रूव करता है। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि जो पॉलीसेकेराइड डिराइव होता है माइक्रोबियल माइक्रोब्स से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसका इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा है। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरा बहुत इजी टू कंट्रोल है, इजी टू ऑब्टेन भी है, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। इनिशियल कॉस्ट भले ज़्यादा होता होगा, लेकिन जो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बाद में घटता चला जाएगा, यानी कॉस्ट बाय बेनिफिट रेशियो जो होगा वो हमेशा इसका लेस होगा, मतलब बेनिफिट तुमको ज़्यादा मिलेगा, कॉस्ट तुम्हारा कम लगेगा। सो और ये मेनली तुम्हारा क्या, टेक्सचर, थिकनिंग, स्टेबलाइजर, ये इस तरह की तरह एक्ट करता है। और जो आजकल का जो इंडस्ट्री है उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। माइक्रोबियल पॉलीसैकेराइड्स, इसमें एक दो बार, एक दो क्लास और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ताकि कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है ना। जी और अगर क्विज का बोलोगे तो क्विज हम परसों तुम्हारा लेके 10 मार्क्स का कर दे, या कॉलेज खुलने का इंतजार करोगे। वैसे तो ऑफलाइन ही लेना है उसको अभी। ऑफलाइन है तो 10 नंबर का लेके खत्म कर देना, 40 मार्क्स का इधर हो जाएगा तुम्हारा, बचेगा तुम्हारा उधर 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल भी देखो कैसे क्या डायरेक्शन आता है, उस हिसाब से प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, फिर तो तुम्हारा एक्सटर्नल ही रह जाएगा, ठीक है मैम। है ना। तैयारी करो, राइट। जी इसका रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे ताकि ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास रहे, है ना। और इसका तुम नोट्स बना के हमको थर्सडे को, मतलब हम नोट्स देखेंगे तुम्हारी कॉपी में, ठीक है। एक एक स्लाइड का। लिखने में तो तुमको मेहनत नहीं है, मोबाइल में नहीं चलाओगे, मैम, हो। हाँ, ठीक है ना। जी मैम। प्रिंट तो इसका निकल जाता है, लेकिन प्रिंटिंग का भी सुविधा अभी थोड़ा सा कम है ना। यस। कॉलेज खुलेगा तब तो प्रिंट भी निकल जाएगा। डाउनलोड भी हम डाउनलोड भी ये नहीं होगा, डाउनलोड करने के लिए भी इसका अकाउंट चाहिए लिंक्डइन में। चलो ये रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, इससे तुम नोट्स बनाओगे, तुम्हारा ये आज का टास्क है, ठीक है।